आज मैं आ चुकी हूँ मध्य प्रदेश के विधानसभा सीट महगांव में, जो कि भिंड की एक सीट है और यहाँ से हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री ओपीएस भदौरिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ग्वालियर खबर पे। धन्यवाद। सर मैंने यहाँ पर जानकारी ली और पता किया तो लोगों के बीच में आपकी छवि काफ़ी अच्छी मिली और बहुत पॉपुलर मिले आप। तो आपको क्या लगता है, आपकी सेवा भाव की वजह से आप यहाँ पर पॉपुलर हुए हैं? निश्चित रूप से मेरी सेवा भाव और जनता की कृपा है, जनता की मेहरबानी है, जनता का आशीर्वाद है। जी सर, अभी जो उठापटक हुई है इस पूरे प्रदेश में, जिसकी वजह से उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो इसमें सर एक मेरा प्रश्न है कि विरोध करने की एक शैली होती है, अगर विरोध शैली से बाहर कदम रखता है तो विरोध अपना अस्तित्व, अपनी महत्ता और अपना जो प्रभाव होता है वो खो देता है। तो कहीं ना कहीं जनता ये पूछना चाहती है कि अगर आपने ये निर्णय लिया था तो जनता से पहले क्यों नहीं पूछा? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जनता ये अच्छी तरह से जानती थी कि पिछले 1 साल से इस अंचल के हमारे नेता, हमारे मुखिया जो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा की संकल्प की भावना के साथ हैं, उनका अपमान हो रहा था, उनका निरादर हो रहा था, उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था और मेरे क्षेत्र का, सिर्फ मेरे क्षेत्र का नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी गई थी। तो जब परिस्थिति इतनी जटिल और विकट हो गई थी, जब पानी सर से ऊपर हो गया, तब हमने ये निर्णय लिया। कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। जिस कांग्रेस को 30 साल मैंने और मेरे नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने खून पसीने से सींचा और उस कांग्रेस में ही अगर मेरा अपमान हो रहा है, उस कांग्रेस में ही अगर मेरे क्षेत्र के विकास को रोका जा रहा है, तो फिर कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा हमारे सामने। सर लोग कहते हैं, जनता कह रही है कि आपने कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सिंधिया जी का साथ दिया है, उनके प्रभाव में आकर के पार्टी छोड़ी है। इस आरोप को आप कैसे सिद्ध करेंगे? सिंधिया जी हमारे नेता हैं, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इस अंचल के नेता हैं और इस क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो श्रीमान सिंधिया जी की देन है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे अर्श से फर्श पे लाया हो, फर्श से अर्श तक जो इतने ऊपर तक मुझे ले गए हैं, तो निश्चित रूप से इस संकट की घड़ी में मैं उनके साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। अगर अभी चुनाव में रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आता है तो आपके पास भविष्य के क्या प्लान है? आप क्या फिर से सोचेंगे कि कांग्रेस में जाना है या नई पार्टी बनाने के लिए आप लोग कुछ ऐसा कुछ सोचेंगे? जनता जो भी निर्णय करेगी, जनता जनार्दन है, स्वीकार है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा। पर जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में रहूँगा, उसी में रह के काम करूँगा। सर कहते हैं कि गरीब होना एक अभिशाप है और गरीबी को लेकर के बहुत सियासत होती है और बहुत ज़्यादा लोग इसको अपनी तरफ से खींचते हैं, गरीबों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो इस गरीबी को, जो कि मध्य प्रदेश में है, दिखती है, सड़कों पे लोग हैं, भीख भी मांग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऑटो चला रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप गरीबी से निपटने के लिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं? निश्चित रूप से गरीबी और बेरोजगारी इस प्रदेश के नहीं, पूरे देश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को। बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं वो गरीब लोगों को मदद करने के लिए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो योजनाएं गरीबों के लिए बनती हैं, जो निश्चित रूप से जो इसके पात्र हैं, जो उसके हकदार हैं, उन तक वो योजनाएं नहीं पहुँच पाती। तो मेरा प्रयास होगा कि गरीबों के कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं वो उस व्यक्ति तक पहुँचें जो उसका वाकई हकदार है। जी अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न जो है सर, ये किसानों से संबंधित है। किसान आज सड़कों पर है, लोग कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि बिल कैसा है, क्या है, उनको लोग गलत तरीके से भटका रहे हैं और वो धरना दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए जो आपने बिल जो सरकार लेकर के आई है, केंद्र सरकार, वो किसानों के हित में है, लेकिन तब भी किसान सड़कों पर क्यों हैं? किसानों को बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये जो बिल केंद्र की सरकार लाई है निश्चित रूप से किसानों के हित में है, किसानों के हक में है और जब खुली स्पर्धा इस क्षेत्र में होगी तो उसका लाभ निश्चित रूप से किसान को मिलने वाला है। जी सर, अभी आपने घटना सुनी होगी हाथरस की, जो घटना हुई है जी। तो एक तो ये हाथरस में घटना हुई, दूसरी अपने भोपाल जिले में चिचली गांव में जो हुई है, नरसिंहपुर जिले में।
जिसमें एक पीड़िता ने आत्महत्या कर ली, उसकी 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई, सामूहिक दुष्कर्म की शिकार थी, उसके पति को उल्टा जेल में डाल दिया गया था, एसआई उसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं निलंबन के साथ में। तो आपको क्या लगता है सर, यहाँ पर क्या कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है और बिल्कुल किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं रह गया है, जो कानून के रक्षक हैं वही अब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इस पे आप लगाम कैसे कसेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी कभी अपराधियों का और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन नहीं करती। कानून अपना काम करे, इस बात का सदैव प्रयास रहता है और बहुत सख्ती के साथ प्रदेश की सरकार अपराधियों को इसके साथ निपटेगी और जो भी लोग दोषी हैं, जिन्होंने भी लापरवाही की है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सर आपके यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? स्थानीय मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है विकास का मुद्दा है। किसानों को सिंचाई के संसाधन मिलें, आवागमन का जो रास्ता है वो प्रॉपर हो, बिजली की समस्या है, ये जो बुनियादी समस्या है। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है। ये बुनियादी मुद्दे हैं। दुर्भाग्य से एक लंबे समय से मैगांव क्षेत्र उपेक्षित रहा है विकास से। तो मेरा प्रयास ये होगा, सबसे पहले बुनियादी सुविधाएं आम आदमी को हासिल हों और उसके बाद रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए, जिससे जो बेरोजगार लड़के पढ़े लिखे घूम रहे हैं तो उनको कुछ रोजगार मिल सके। सर आप बोल रहे हैं कि ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है, इसको ध्यान नहीं दिया गया विकास के रूप में, इसका विकास उतना नहीं हुआ है। लेकिन अभी आप जिस सरकार में हैं, मंत्री हैं, और उसमें आपको नहीं लगता कि 15 साल से वही सरकार थी, और क्या उस समय आपको सपोर्ट नहीं मिलता था उस समय इस पार्टी के द्वारा? कई बार कई तरह की परिस्थितियां होती हैं। मैंने तो अभी ये पार्टी ज्वाइन की है, पर पिछले 3.5 महीने में लगभग 350 करोड़ रुपए की योजनाएं मैं प्रदेश सरकार के लेके आया हूं, जिसमें 160 करोड़ की जो एक सिंचाई योजना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 45 गाँव को उससे लाभ मिलेगा। और सिंचाई सुविधाओं के अलावा सबसे ज़्यादा गौशालाएं मैगांव विधानसभा क्षेत्र में बनी हैं। सबसे ज़्यादा मनरेगा और सुदूर संपर्क के काम, रोडों के काम मैगांव क्षेत्र में कराए गए हैं। और कई महत्वपूर्ण योजनाएं मैं पिछले 3-3.5 महीने में स्वीकृत करा के लाया हूं। तो एक विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरुआत हुई है और मेरी कोशिश होगी कि 3-3.5 साल में इस क्षेत्र में, इस अंचल में कुछ दिखाई दे विकास के नाम पे। जी युवा हैं वो परेशान हैं कि उनकी भर्ती नहीं हो रही, वो चयनित परीक्षार्थी हैं लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो रही, कभी आचार संहिता के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे। जो 2018 में टेट वाले, एमपी टेट वाले अभ्यर्थी थे, तो उनकी रोज़ी रोटी चलने में बहुत दिक्कत हो रही। पहले तो रोज़ी रोटी कपड़ा मकानी ये सब था, लेकिन अब तो उनको नौकरी, रोज़गार, ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो क्या आप आएंगे तो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे युवाओं के लिए कि हाँ अब उनकी भर्ती हो जाए तुरंत, क्या इसको इलेक्शन के बाद ही में सारी चीज़ें आप कंसिडर करेंगे? अब तो आचार संहिता लग गई है तो अभी तो उस दिशा में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पहल मेरी पार्टी और मैं स्वयं भी करने वाला हूं। और कुछ योजना इस तरह की हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि नौकरी हम कितने लोगों को दे सकते हैं। रोजगार के अवसर खास तौर से सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ही कम है, निजी क्षेत्र में है। तो मकसद ये है कि कुछ इस तरह के रोजगार विकसित किए जाएं जो कृषि से संबंधित हों और जिनसे स्थानीय युवक जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुनियादी रूप से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, गांव के लोग हैं। तो कृषि से संबंधित ऐसे रोजगार जो चाहे तो सामूहिक रूप से किए जाएं या व्यक्तिगत रूप से किए जाएं, पर इनसे लोगों को रोजगार मिले, इस तरह की नीति मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। सर आपके क्षेत्र में यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में डबरा की शुगर मिल बहुत फेमस थी जो बंद है, रेशम मिल बहुत फेमस थी जो बंद है, तो आपको लगता है कि अब ये शुरू हो जाएंगी? पिछले 15 साल से तो नहीं हुई, अब शुरू हो जाएंगी सर? पिछले 15-20 सालों में एक बड़ा परिवर्तन आया है। वो आया है कि जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो रोजगार के अवसर निश्चित रूप से कम हुए, क्योंकि एक मशीन 10 लोगों का, 20 लोगों का काम करती है, तो उससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। और जो उद्योगपति हैं उनकी मानसिकता हमेशा ये रहती है कि मैन्युअली काम कराने के बजाय मशीन से काम कराया जाए। तो अब ये तो संभव नहीं है, पर नए रोजगार के अवसर कैसे विकसित हों इस बात पर ज़्यादा सरकार का ध्यान केंद्रित है।